नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं विपनेश माथुर और ब्रेकिंग विद एजेंडा में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग विद एजेंडा में आज चर्चा राष्ट्रपति चुनाव में हुई क्रॉस वोटिंग की करेंगे। चर्चा चुनाव दर चुनाव बीजेपी और मोदी के सामने बिखरते विपक्ष की होगी। चर्चा बीजेपी की रणनीति से विपक्षी पार्टियों में होने वाली बगावत की भी करेंगे। चर्चा इसीलिए क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव में 17 सांसदों और बीजेपी के दावे के मुताबिक 125 विधायकों ने मुर्मू के समर्थन में क्रॉस वोटिंग की है। शायद विपक्ष को इसका अंदाजा तक नहीं होगा। यानी पार्टी ने यशवंत सिन्हा का समर्थन किया और उसके सांसदों और विधायकों ने चुपके से द्रौपदी मुर्मू को वोट कर दिया। यानी कि पार्टियों में ही फूट पड़ी हुई थी, यह भी नहीं पता था। विपक्ष में बगावत, इतना ही नहीं, 17 सांसदों ने भी पार्टी की सोच से हटकर मुर्मू को समर्थन किया। तो सबसे पहले सबसे बड़ा सवाल, क्या बीजेपी और मोदी की रणनीति के आगे विपक्ष सरेंडर करता जा रहा है? क्या मोदी और बीजेपी के सियासी कार्ड पूरे विपक्ष पर भारी पड़ रहे हैं? और इन सब के बीच उपराष्ट्रपति चुनाव पर भी विपक्ष बटा हुआ नजर आ रहा है। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने यह कह दिया है कि वो विपक्ष की उम्मीदवार उपराष्ट्रपति उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा के नाम पर उनसे चर्चा नहीं की गई, इसीलिए वो उनको समर्थन नहीं करेंगी। वोटिंग से दूर रहेगी टीएमसी। हालांकि इन सबके बीच एक अच्छी खबर यह भी आई कि द्रौपदी मुर्मू को पिछले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से करीब 1.5% कम वोट मिले हैं। लेकिन यह बस सुनने के लिए अच्छा लग रहा है। सच तो यह है कि पूरा विपक्ष इस पर बटा हुआ है और 2024 में भी मोदी को वॉकओवर देता नजर आ रहा है। तो क्या 2 साल में कुछ बदलेगा? आगे भी ऐसा ही रहेगा? इसी मुद्दे पर आज बड़े पैनल के साथ बड़ी चर्चा करेंगे और सियासी विश्लेषण भी करेंगे। तस्वीरें आपके सामने। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या बीजेपी की रणनीति के आगे विपक्ष बिखर चुका है? और वो समय कब आएगा जब विपक्ष अपनी ताकत दिखाएगा, अपनी एकजुटता दिखाएगा? राष्ट्रपति चुनाव ऐसा था जिसमें विपक्ष की ताकत, विपक्ष की एकजुटता देखी जा सकती थी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। टीवी स्क्रीन पर खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और मेरे सहयोगी भी जुड़ गए हैं। मैं परिचय आपसे उनका करवा देती हूं। गुरु प्रकाश जी, बीजेपी स्पोक्स पर्सन हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेकिंग विद एजेंडा में आपका स्वागत है। अतुल लोंडे पाटिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, स्पोक्स पर्सन कांग्रेस, आपका भी स्वागत है। और टीएमसी लीडर शुभांकर भट्टाचार्य जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी स्वागत है। और साथ ही कीर्ति निधि पांडे जी, स्पोक्स पर्सन समाजवादी पार्टी, और मेरे 2 सहयोगी राजीव रंजन को आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, नोएडा से लाइव हैं, और दिल्ली से कुमार गौरव हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुमार गौरव, पहला सवाल मैं आपसे करती हूं। सवाल यह है कि क्या विपक्ष ने यह सोचा था कि इतनी बड़ी संख्या में क्रॉस वोटिंग हो जाएगी, और बीजेपी इसको कैसे देख रही है? क्योंकि बीजेपी ने तो दावा ही कर दिया था कि तकरीबन 125 वोट हमें मिलेंगे क्रॉस वोटिंग के दौरान। तो इसको कैसे देखा जा रहा है और ये कितना बड़ा सेटबैक है विपक्ष के लिए? देखिए विपनेश, बिल्कुल जो आप कह रही है सेटबैक है विपक्ष के लिए, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि 17 सांसदों और 126 विधायकों की क्रॉस वोटिंग बड़ा मायने रखती है। और कहीं ना कहीं एक जो लगातार विपक्ष ये दिखाता है अक्सर बड़े मुद्दों पे बैठक करके कि वो सब एक हैं, लाख कोशिश करता है कि वो एक है, विपक्षी एकता में सेंध दिखती है इस राष्ट्रपति चुनाव में। ठीक है, ये बात जरूर है कि जब अपोजिशन के दलों से जेपी नड्डा और राजनाथ सिंह, जिनको इंचार्ज बनाया गया था कोऑर्डिनेशन करने के लिए कि राष्ट्रपति चुनाव में सर्वसम्मति से एक उम्मीदवार हो जाए, उन लोगों ने नेताओं से बात की थी, लेकिन उम्मीदवार का नाम नहीं बताया था कि इस उम्मीदवार पे क्या आप सभी सहमत है। ये एक बात है जिस पर विपक्ष, इस वजह से विपक्ष ने अपना एक अलग कैंडिडेट लाया। लेकिन आपको याद होगा जब उम्मीदवार की घोषणा हुई द्रौपदी मुर्मू की, उसके बाद ममता बनर्जी का एक बयान आया था कि अगर बीजेपी ने उन्हें उनका नाम बताया होता तो वो हो सकता है कि एग्री करती और द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में ही रहती। जबकि यशवंत सिन्हा टीएमसी की तरफ से ही लाए गए उम्मीदवार थे। टीएमसी ने अपनी बात समूचे विपक्ष से मनवा लिया और उसके बाद अभी जो रिजल्ट उपराज्यपाल का माफ़ कीजिएगा उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है उसमें वो एब्सटेन करने की बात कर रहे हैं कि विपक्ष के उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा से वो वोट नहीं देंगी। तो कहीं ना कहीं विपक्ष में एक बड़ी सेंध इसमें है। दूसरी बात आप ये कह सकती हैं कि 2022 है ये, और 24 से पहले एक सेमीफाइनल के तौर पे इस मैच को कम से कम बीजेपी और एनडीए जरूर देख रही थी, और उसमें एक ज़बरदस्त छक्का लगाते हुए बीजेपी और नरेंद्र मोदी नजर आए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। 17 सांसद, 126 विधायकों की क्रॉस वोटिंग छोटी चीज़ नहीं होती। केरल जैसा राज्य जहां एलडीएफ और यूडीएफ का शासन रहता है, या वो एक पार्टी सत्ता में होती है दूसरा विपक्ष में होता है, वहां से भी एक वोट
द्रौपदी मुर्मू को मिला है। तो ये एक बड़ी कामयाबी आप कह सकती हैं। जिस तरह से क्रॉस वोटिंग हुई है, आसाम में 25 विधायकों ने क्रॉस वोट किया है, तो एक बड़ी चुनौती विपक्ष के लिए है और सरकार के लिए एक आप कह सकते हैं कि 2024 से पहले एक बड़ा ऑक्सीजन है, एक बूस्टर है, जो वो चाह रहे थे कि विपक्ष को तितर बितर करो। चूंकि चुनाव में 24 में जाना है और अभी से लेकर 2024 तक 18 राज्यों में चुनाव है, तो उन सभी जगहों पे एक साइकोलॉजिकल एक कहते हैं कि राजनीति में एक माहौल बनाना जरूरी होता है। वो माहौल बनाने में बीजेपी और प्रधानमंत्री कामयाब रहे हैं, एनडीए कामयाब रहा है। ये और बात है कि एक्सपेक्टेशन थी बीजेपी की कि 2/3 के आसपास वोट द्रौपदी मुर्मू को मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा कम हुआ। पिछली बार जो रामनाथ कोविंद को मिला था वोट, उससे भी थोड़ा सा कम रह गया। दूसरी बात जो बीजेपी की कोशिश थी कि लगभग 47 लोकसभा सीट, एक मैसेज प्रधानमंत्री अपने हर सिलेक्शन में या बीजेपी अपने हर सिलेक्शन में जब वो उम्मीदवार का सिलेक्शन करते हैं इस तरह के बड़े पदों के लिए, तो उसमें उन्हें एक मैसेज देना होता है। और कम से कम 47 लोकसभा सीटें, जिसमें से 31 अभी वर्तमान में बीजेपी के पास हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब यानी कि आदिवासी समाज के लिए आरक्षित है। 487 विधानसभा की सीटें हैं और 47 लोकसभा की सीटें। तो इन 47 पे एक तरह से दावा मजबूत करते हुए नजर आ रही है बीजेपी। 487 जो विधानसभा की सीट है, उस पर कहीं ना कहीं मजबूत पोजीशन में इस सिलेक्शन यानी कि इस प्रेसिडेंट के तौर पे इनको इलेक्ट करवा के द्रौपदी मुर्मू को एक मजबूत पोजीशन में वहाँ पे दिख रही है। इसके अलावा कार्यकर्ताओं को भी एक मैसेज है। पहली ऐसी महिला, आदिवासी महिला है जो राष्ट्रपति बनी है, जो सबसे पहले अपने राजनीतिक करियर में पार्षद बनी थी 1997 में, और 25 साल बाद वो देश के सर्वोच्च पद पे बैठने जा रहे हैं। तो कार्यकर्ताओं के लिए भी मैसेज है कि जमीनी स्तर से जुड़े हुए कार्यकर्ता भी बीजेपी में टॉप पायदान पे पहुंच सकते हैं। और दूसरी और खास बात है कि अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों, चूंकि ये आज़ादी का अमृत महोत्सव है, बीजेपी अक्सर और प्रधानमंत्री इस बात को अक्सर हाईलाइट करते हैं कि आज़ादी का अमृत महोत्सव काल है, इसमें ज़्यादातर चीज़ें ऐसी हो जो आज़ादी के बाद की चीज़ें हो, उसे हम ज़्यादा से ज़्यादा दिखाएं। तो कहीं ना कहीं अभी जो वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं, इससे पहले 2014 से पहले जितने भी प्रधानमंत्री हुए उन सब का जन्म आज़ादी के पहले का था। ये पहले प्रधानमंत्री हैं जिनका जन्म 1950 में हुआ, आज़ादी के बाद का जन्म है। और ये पहली राष्ट्रपति होंगी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जिनका जन्म आज़ादी के बाद का है। यानी अमृत महोत्सव में ये भी एक मैसेज है कि आज़ादी के बाद के लोग अब सत्ता के शीर्ष पद पे बैठे हुए हैं। आज तक कोई आदिवासी राष्ट्रपति नहीं बना, इसका श्रेय भी बीजेपी लेगी और उन 47 लोकसभा की सीट और 487 विधानसभा की सीटों पे एक जबरदस्त प्रचार इसको लेकर करेगी। तो परसेप्शन का जो खेल था 2024 से पहले लोकसभा चुनाव और उससे पहले 18 राज्यों के चुनाव में, उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी और एनडीए और प्रधानमंत्री की नीति, प्रधानमंत्री की जो राजनीतिक सोच है, वो भारी पड़ते हुए अपोजिशन के ऊपर दिख रहा है। अपोजिशन यहाँ पे बिखरा हुआ नजर आया इस पूरे चुनाव के अगर रिजल्ट की बात करें तो। जी। और उपराष्ट्रपति चुनाव में भी विपक्ष बुरी तरीके से बिखरा हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में कैसे वो सामना करेगा बीजेपी का कमिंग इलेक्शन में, ये भी बड़ा सवाल है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।